हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अग्रवाल ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पे। हम लोग मॉड्यूल 5 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 ऑलरेडी दिया जा चुका है। और जो लोग चैनल पे नए हैं उन लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल द 4 मॉड्यूल्स 1 to 4। टोटल 26 वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। और सारे क्वेश्चन जितने भी उन वीडियोस में हैं, अगर आप उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करते हैं तो कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में आता है करने के लिए, तो आप बहुत ही अच्छे से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे विदाउट एनी सेकंड थॉट। ठीक है, तो आप अच्छे से लर्न करते रहें। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, आप सभी लोग मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम आने वाला है, ज्यादा दिन नहीं बचे एग्जाम्स के लिए। तो आप अपनी स्टडीज को थोड़ा सा स्पीड अप करें और ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को स्टडी करने की कोशिश करें, उनके नोट्स बनाएं अपनी लैंग्वेज में। छोटे छोटे हर क्वेश्चन से जो भी लर्निंग आपको मिलती है, जस्ट राइट इट डाउन इन योर कॉपी सो दैट यू कैन रिवाइज देम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पार्ट 2 ऑफ मॉड्यूल 5। आगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो मॉड्यूल 5 के हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आप नए हैं चैनल पे, तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस चैनल से लर्न कर सकें। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। 35 क्वेश्चंस पार्ट 1 में कवर हुए थे। 36 क्वेश्चन से हम इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी जिसको कहते हैं, इज ए स्मॉल, व्हाट इट इज बेसिकली। क्या ये फ्यूज है, क्या ये मैग्नेटिक स्विच है, क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है, और क्या ये टू वे स्विच है। तो बेसिकली आपने अगर एमसीबी के बारे में थोड़ा स्टडी किया है या आपने देखा है, तो MCB बेसिकली वर्क्स ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल। उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होती है, और जब भी वो ओवरलोडिंग ओवर हीटिंग की कंडीशन आती है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल वहां पर एक्ट करके MCB को ट्रिप कराती है। राइट, तो दैट इज व्हाई इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट शुड बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्यूज वर्क ओनली। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार काम करते हैं, ट्वाइस मतलब 2 बार काम कर सकता है, 1 बार, वंस, और डिपेंड्स अपॉन द लोड। तो बेसिकली फ्यूज आपने देखा होगा, जहां भी आपने देखा है, फ्यूज जब भी ऑपरेट करता है इन एनी एबनॉर्मल कंडीशंस इन द सर्किट, तो उस फ्यूज को आपको हमेशा रिप्लेस करना पड़ता है। चाहे वो रिवायरेबल टाइप का फ्यूज हो, चाहे वो एक रिप्लेस करने वाला फ्यूज हो जिसको आप सिंपली पूरा पूरा रिप्लेस कर देते हैं। तो फ्यूज कभी भी दोबारा से काम नहीं करता है, इट हैज टू बी रिप्लेस्ड और रिवायरेबल। या तो उसको रीसेट करना पड़ता है हमें कुछ कंपोनेंट लगा के, और या तो हमें उसको पूरी तरह से रिप्लेस करना पड़ता है। दैट इज व्हाई फ्यूज सिर्फ एक ही बार काम करता है। नेक्स्ट इज, यूजिंग अ हाई करंट फ्यूज इन ए लो करंट अप्लायंस इज वेरी सेफ, डेंजरस, नेसेसरी और कॉम्प्लिकेटेड। हाई करंट फ्यूज की बात हो रही है, यानी कि एक ऐसा फ्यूज जो काफी हाई करंट पर ऑपरेट करेगा एक लो सर्किट, लो करंट अप्लायंस में। तो अगर आप लो करंट अप्लायंस को लेके हाई करंट फ्यूज से उसको प्रोटेक्ट करना चाहोगे, तो इसका सिंपली से मतलब ये है कि जब तक फ्यूज को ऑपरेट होने का समय आएगा, तब तक आपका अप्लायंस ऑलरेडी डैमेज हो चुका होगा। यानी कि ये पूरी तरह से एक रिस्की प्रोटेक्शन का सिस्टम है। अगर आपको इस पर्टिकुलर अप्लायंस को प्रोटेक्ट करना है, तो यू शुड यूज लो करंट फ्यूज, ना कि हाई करंट फ्यूज, सो दैट कि वो अप्लायंस खराब करने से पहले ही एक्चुएट हो जाए, एक्ट हो जाए। तो इट इज वेरी वेरी डेंजरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्किट ब्रेकर वर्क्स कॉन्स्टेंटली ओनली वंस व्हेन देयर इज अ रेजिस्टेंस, व्हेन देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो सर्किट ब्रेकर्स बेसिकली क्या होते हैं, सर्किट को ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं सर्किट ब्रेकर्स को। और ये फ्यूज और एमसीबी, ये सब जो चीजें हैं इनसे अलग होते हैं। जैसे एमसीबी की बात करें तो इट्स आल्सो ए सॉर्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर, वो भी सर्किट ब्रेकर का ही काम करती है। आप उसको ऑफ कर देते हो तो सर्किट को ब्रेक कर देती है वो। इसी तरह से अगर स्पेसिफिकली सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो वो एक ऐसा डिवाइस है जो एबनॉर्मल कंडीशंस में सर्किट को ब्रेक करने के काम आता है। और जब कंडीशंस डाई आउट हो जाती हैं, एबनॉर्मल कंडीशन जब खत्म हो जाती हैं, उन कंडीशंस में आपका सर्किट ब्रेकर्स रीसेट करके आप वापस से सर्किट में उसको ऑपरेट करा सकते हो। और साथ ही साथ सर्किट ब्रेकर्स आपका हमेशा सर्किट में कॉन्स्टेंटली काम करता रहता है। जब तक सर्किट ठीक ठाक चलता रहेगा, इट विल ऑलवेज कैरी द लोड करंट, और जब एबनॉर्मल कंडीशंस आएगी, इट विल बी ऑपरेटेड। सो इट शुड कॉन्स्टेंटली ऑपरेट। Next question is, a simple enclosed length of wire that has a low melting point is known as resistor, fuse, circuit breaker और thermistor।
सिंपल एनक्लोज लेंथ ऑफ वायर, एक लेंथ ऑफ वायर हो जो एनक्लोज्ड हो किसी भी मीडियम के थ्रू और जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो। आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमारा फ्यूज का होता है। फ्यूज के अंदर आप देखते हो एक कनेक्टिंग वायर होती है जो उसके दोनों कॉन्टेक्ट्स को मेक करके रखती है और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है। जब उसके थ्रू हैवी करंट जाता है तो इमीडिएटली मेल्ट होके सर्किट को ब्रेक करता है। तो दिस इज नथिंग बट द फ्यूज। Next is to prevent overload and overheating of wires. Fuses are used, circuit breakers are used, fuse and circuit breakers are used, or fuse and resistors are used. तो बेसिकली जो लास्ट वाला ऑप्शन है रजिस्टर, रजिस्टर तो किसी भी तरह से प्रोटेक्शन में काम में नहीं आता, तो ये तो हम पूरी तरह से एलिमिनेट कर देते हैं। अब बात आती है फ्यूज की और सर्किट ब्रेकर्स की या दोनों की। तो आपको ओवरलोड और ओवरहीटिंग दोनों कंडीशंस को प्रोटेक्ट करना है। ओवरहीटिंग के केस में आपको प्रोटेक्ट करता है फ्यूज और ओवरलोडिंग के केस में आपको प्रोटेक्शन देता है सर्किट ब्रेकर्स, क्योंकि ओवरलोडिंग की कंडीशंस में वो ब्रेक कर देता है सर्किट को और ओवरहीटिंग के केस में फ्यूज का जो वायर है वो मेल्ट होकर आपको प्रोटेक्शन देता है। दैट मीन कि फ्यूज और सर्किट ब्रेकर्स दोनों का ही यूज होता है ओवरलोड एंड ओवरहीटिंग ऑफ वायर्स के कंडीशन में। नेक्स्ट इज ELCB इज एन एब्रिविएशन ऑफ। ELCB का फुल फॉर्म क्या है? ELCB स्टैंड्स फॉर अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये थर्ड वाला ऑप्शन है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इज द वन। ELCB also operates if, ELCB मतलब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी कि अर्थ के लीकेज की कंडीशंस में सर्किट को ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन है? फॉल्टी अर्थ वायर हैज बीन यूज्ड, faulty equipment has been used, faulty switches has been used, 2-pin plug have been used। तो यहां पर faulty pin plug से हमें ELCB प्रोटेक्शन नहीं देगा, पिन प्लग से ELCB का कोई प्रोटेक्शन का पर्पस नहीं है। फॉल्टी स्विचेस से भी ELCB का कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। फॉल्टी इक्विपमेंट का अगर हम देखें तो इसका प्रोटेक्शन के लिए फॉल्टी इक्विपमेंट के कंडीशन में आप देखेंगे, फॉल्टी इक्विपमेंट का मतलब है कि किसी भी तरह से वहां से आपका शॉर्ट सर्किट हो जाए या आपका इक्विपमेंट खराब हो, वहां से आपके करंट का ट्रांसफर हो रहा हो, तो उन कंडीशंस में लीकेज करंट की स्थिति बनेगी या तो इक्विपमेंट की बॉडी से करंट के ट्रांसफर होने की कंडीशन बनेगी। तो उन कंडीशंस में आपका जो ELCB है वो ऑपरेट करेगा अपार्ट फ्रॉम द अर्थ लीकेज, यानी कि इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ द लीकेज करंट। दैट मीन्स कि फॉल्टी इक्विपमेंट जब आपका यूज होगा वहां भी आपका ELCB ऑपरेट करेगा। नेक्स्ट इज ELCB switches off when current in the earth wire is greater। तो देयर इज ए स्टैंडर्ड रेटिंग कि ELCB को ऑपरेट होने के लिए उसके थ्रू जो करंट पास होना चाहिए वो 30 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट पास होना चाहिए। किलो एम्पियर इज वेरी मच, ठीक है, 30 किलो एम्पियर मतलब 30,000 एम्पियर, तो वो तो बिल्कुल नहीं होगा। नैनो, माइक्रो एंड मिली, ये तीनों स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है। उसमें आप देखेंगे मिली मतलब 10⁻³ नैनो मतलब 10⁻⁹, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। ठीक है, ये भी आपके बहुत स्मॉल करंट है। तो ये जो डिसाइडिंग करंट है 30 मिली एम्पियर, दिस इज द वैल्यू जिससे आपका जो ELCB है वो ऑपरेट करता है अगर इससे ज्यादा करंट पास होती है तो। The abbreviation of MCB is miniature circuit breaker, जो कि फोर्थ ऑप्शन है आपका। When a large current passes through a fuse, जब एक फ्यूज के थ्रू लार्ज करंट मतलब ज्यादा करंट पास होता है तो क्या होता है? It melts the wire in the fuse, blows up the wire in the fuse, sparks the wire and break the circuit. It simply sparks the wire। तो इसका आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, जब भी किसी भी फ्यूज से लार्ज करंट पास होता है तो उसका जो वायर है जिसको फ्यूज वायर कहते हैं वो मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद ही वो आगे का काम करता है। ठीक है, तो ग्लोज अप नहीं होगा यहाँ पे, ग्लोज अप मतलब जल जाना, रोशनी करना, ऐसा कुछ नहीं होता। स्पार्क्स द वायर, स्पार्किंग वगैरह की कंडीशन बनती नहीं है जिसकी वजह से सब होता है। ठीक है, तो melts the wire in the fuse, this one is the correct one। For each electric appliance the fuse should be fixed with normal reading, estimated reading, accurate reading, approximate reading। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि जो हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में हम फ्यूज को लगाते हैं, ठीक है, उसका आप कैसे डिसीजन लेते हैं कि कौन सा फ्यूज लगने वाला है। नॉर्मली मतलब आप कोई भी नॉर्मल रीडिंग का आप उठा के लगा दें, एस्टिमेट करके लगा दें कि चलो ठीक है इतना हम लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली आप कर सकते हैं। तो ये सारे जो तरीके हैं ये गलत है। आपका जो भी फ्यूज है वो बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग के साथ एग्जैक्टली सेम
एक परफेक्टली वैल्यू के साथ लगना चाहिए, क्योंकि प्रोटेक्शन का सवाल है, वहां पर आप बिल्कुल भी एस्टिमेशन अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते हैं, आपको हर हालत में एक्यूरेट ही जाना होगा अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंस को आपको प्रोटेक्ट करना है तो। Next question is, when there is high current, the circuit breaker is switched off because of। जब हाई करंट पास होता है तो सर्किट ब्रेकर स्विच ऑफ हो जाता है। स्विच ऑफ होने का मतलब है सर्किट को ब्रेक कर देता है, उसके कॉन्टेक्ट्स ओपन हो जाते हैं। ऐसा किस लिए होता है, कैसे होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और एनर्जी ऑफ द वोल्टेज। तो बेसिकली जितने भी ये डिवाइसेस होते हैं जो ऑटोमेटिकली एक्ट करते हैं, जब उनके थ्रू कोई भी इस तरह के करंट वगैरह पास होते हैं, तो उसके अंदर जो बेसिक फंडामेंटल काम करता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रक्चर, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू मैग्नेटिक का जो एक्शन है वो वहां पर होता है, राइट। जब एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा करंट उस सर्किट से फ्लो होता है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसके अंदर डेवलप होती हैं, जिसके कारण आपका जो कॉन्टेक्ट्स है वो रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर आपको ऑटोमेटिकली एक्ट कराना है सर्किट ब्रेकर को, और उसका जो कॉन्टेक्ट ब्रेकिंग सिस्टम है उसको एक्शन में लाके कॉन्टेक्ट्स को ब्रेक करना है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ। इट इज ऑल्सो द केस इन केस ऑफ एमसीबी। एमसीबी में भी बिल्कुल इसी तरह से काम होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल के ऊपर काम करती है। The primary function of a fuse is to open the circuit, to protect the appliance, to protect the line, to prevent excessive current from flow through the circuit. तो प्राइमरी फंक्शन की बात हो रही है, मतलब सबसे पहला फंक्शन जो फ्यूज है वो क्या करता है? इट ओपन्स द सर्किट। ओपन तो करता है नेचुरली, लेकिन उससे पहले वो कुछ और काम कर चुका होता है। टू प्रोटेक्ट द अप्लायंस, ये भी करता है वो, लेकिन उससे पहले भी ये भी एक सेकेंडरी टास्क है, इट्स नॉट प्राइमरी। प्रोटेक्ट द लाइन, दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी टास्क। लेकिन अगर आप लास्ट ऑप्शन को देखोगे, ये क्या करता है प्राइमरीली? ये एक्सेसिव करंट को फ्लो होने से रोकता है, तभी तो वो काम करेगा आगे। अगर आपका एक्सेसिव करंट का फ्लो बंद ही नहीं होगा तो आगे के प्रोटेक्शंस तो होने ही नहीं है। That is why the fourth option is the primary function of a fuse, which says कि it prevent the excessive current to flow through the circuit. Next is the fuse rating is expressed in terms of। fuse की जो ratings हैं वो kVA में होती है। वोल्टेज एंड करंट दोनों चीजें ही रिस्पॉन्सिबल है फ्यूज की रेटिंग के लिए। खाली एक क्वांटिटी से काम नहीं होता कि एक या तो वोल्टेज होगा या तो करंट होगा। देयर शुड बी बोथ ऑफ दीज टू एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूज रेटिंग। Okay, so I'm sorry, we are talking about fuse, not about the circuit breakers. Actually, circuit breakers का होता है volt ampere, but in case of fuse, the mainly जो सबसे required जो quantity है वो current है, ठीक है। फ्यूज के लिए करंट है, लेकिन सर्किट ब्रेकर्स के लिए वोल्ट एम्पियर होता है। सो कीप इन माइंड, आपने देखा भी होगा फ्यूज जब आप लेते हो तो उसके ऊपर एम्पियर रेटिंग लिखी होती है। जो छोटे छोटे फ्यूजेस आप देखते हैं इक्विपमेंट्स के अंदर, अप्लायंस के अंदर लगे होते हैं, सबके ऊपर करंट रेटिंग लिखी होती है कि 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, राइट। तो फ्यूज रेटिंग शुड बी इन करंट टर्म्स ओनली, इन एम्पियर्स। Fuses have got advantages of cheapest type of protection, inverse time current characteristics, current limiting effect under short circuit conditions, और all of the above। फ्यूज क्या फ्यूज की जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि एक तो ये सबसे सस्ते टाइप का प्रोटेक्शन है, बहुत सस्ता है, एक बिल्कुल भी ये कॉस्टली नहीं होता। तो ये ट्रू है, बिल्कुल 100% ट्रू है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि हायर द करंट लोअर इज द टाइम टू ऑपरेट। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी जल्दी आपका फ्यूज ऑपरेट करेगा। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर दिस। करंट लिमिटिंग इफेक्ट अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशंस, शॉर्ट सर्किट की कंडीशंस में करंट लिमिटिंग इफेक्ट फ्यूज आपको प्रोवाइड कराता है। जब शॉर्ट सर्किट होगा, हैवी करंट आएगा, उसका वायर मेल्ट हो जाएगा और वो उसको ब्रेक कर देगा। तो ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल विद द फ्यूज, सो ऑल ऑफ द अबव इज द ऑप्शन। Protection by fuses is generally not used beyond। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्यूजेस को आप कितने एम्पियर तक के प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हो? 20 एम्पियर, 50 एम्पियर, 100 एम्पियर और 200 एम्पियर। तो यू शुड रिमेंबर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 100 एम्पियर इज द करंट वैल्यू जिसके लिए फ्यूजेस का इस्तेमाल किया जाता है। उससे ज्यादा अगर आप जाओगे तो फ्यूज इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। फिर आपके पास और बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे ऑल्दो 100 एम्पियर के लिए भी फ्यूज का यूज शायद ना किया जाता हो, लेकिन यस यू कैन गो फॉर 100 एम्पियर, अप टू 100 एम्पियर, क्योंकि और बहुत सारे आपके पास अवेलेबल हैं। जैसे एमसीबी है, एमसीबी इज मोस्ट एडवांटेजियस थिंग,
ओवर फ्यूजेस। फ्यूज के ऊपर एमसीबी काफी एडवांटेजेस है, जिसको आप आसानी से छोटे छोटे करंट की रेटिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस जो एमसीबी फ्यूजेस के ऊपर आपको देती है, but still the question is related to the fuse, so the fuse can be used up to 100 ampere ratings. Beyond that, it is not advisable to use them. A fuse wire possesses direct time current characteristics, inverse time characteristics, either of the above, none of the above. So naturally fuse का जो characteristics है, that is inverse time current characteristics. Again I'm repeating, higher is the current, lower is the time to operate, time to melt the fuse wire. The fuse wire in DC circuit is inserted in negative circuit only, positive circuit only, both A and B, or either A and B. तो यहाँ पर डीसी सर्किट के प्रोटेक्शन की बात हो रही है कि डीसी सर्किट्स में फ्यूजेस को कहाँ आप लगाते हैं, नेगेटिव में लगाते हैं या पॉजिटिव में लगाते हैं या दोनों में लगाते हैं या किसी भी एक में लगाते हैं। तो बेसिकली डीसी सर्किट्स में जो फ्यूज लगता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के दोनों टर्मिनल में लगाया जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि डीसी का जो पोलैरिटी है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। एसी के कंडीशंस में आप जनरली जो प्रोटेक्शन यूज करते हैं वो लाइन में लगाते हैं, न्यूट्रल में नहीं लगाते हैं उसको, या तो आप दोनों में लगाएंगे या तो सिर्फ लाइन में लगाएंगे, खाली न्यूट्रल में हम नहीं लगा सकते हैं। इसी तरह से डीसी के कंडीशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही कंपल्सरीली हमें लगाना होता है फ्यूज वायर। Next is, on which of the following effect of electric current a fuse operates? इनमें से कौन सा इफेक्ट है जिसके ऊपर फ्यूज ऑपरेट करता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर करना काफी आसान है। फ्यूज आपका जो काम करेगा वो हीटिंग के ऊपर काम करेगा। जब वो गर्म होगा, गर्म होके वायर पिघलेगा, तभी आपका फ्यूज काम करेगा। तो देयर शुड बी द हीटिंग इफेक्ट। A fuse in a motor circuit provides protection against. मोटर सर्किट में अगर फ्यूज लगा हो तो वो किस चीज के लिए प्रोटेक्शन देता है? ओवरलोड के लिए, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड के लिए, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड के लिए, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ओवरलोड इज ट्रू, क्योंकि ओवरलोड मींस एक्सेसिव करंट, जिसके लिए तो फ्यूज होता ही है, दैट इज ट्रू। शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड की बात हो रही है, तो शॉर्ट सर्किट मतलब अगेन ए हैवी करंट, तो भी आपका फ्यूज प्रोटेक्ट करेगा। तो ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट बोथ आर ट्रू। लेकिन जो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट का मतलब है करंट हैज टू बी रिड्यूस, करंट इज रिड्यूस टू जीरो, और जीरो करंट में तो फ्यूज ऑपरेट नहीं करेगा। दैट मींस कि शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड, ये दो प्रोटेक्शन आपका मोटर सर्किट में फ्यूज से आपको मिलेगा। सेमी क्लोज्ड रिवायरेबल फ्यूजेस हैव ब्रेकिंग कैपेसिटी लो, हाई, मीडियम और एक्सट्रीमली हाई। सेमी क्लोज मतलब कुछ पोर्शन उसका क्लोज होगा, कुछ पोर्शन उसका ओपन होगा, तो उसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है, जितने वैल्यू पर वो एक्ट करने वाला है, वो कितनी होनी चाहिए? तो दैट आंसर इज लो। सेमी क्लोज्ड रिवायरेबल फ्यूजेस को आप लो ब्रेकिंग कैपेसिटी के लिए यूज करते हैं, उनको हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी के लिए यूज नहीं किया जाता। In HRC fuse, the time between cutoff and final current zero is called. HRC fuse में वो समय जिसमें कट ऑफ और फाइनल करंट जीरो का बीच का जो टाइम है, उसको आप क्या कहते हैं? That time is known as arcing time. वो समय जिस ड्यूरेशन में आपका आर्क बनता है, दिस इज द टाइम जिसकी बात हो रही है यहाँ पर। कट ऑफ एंड फाइनल करंट जीरो का बीच का जो टाइम है उसको कहते हैं आर्किंग टाइम। नेक्स्ट इज HRC fuse as compared to a rewirable fuse has no aging effect, high speed of operation, high rupturing capacity और all of the above। तो HRC fuse का जो फुल फॉर्म है वो हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज है, तो ये ऑप्शन तो 100% होगा, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, रिवायरेबल फ्यूजेस में हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन आपको नहीं मिलता है, क्योंकि उसके अंदर जो वायर है वो वायर उसको थोड़ा सा डिले लगता है उसको काम करने के लिए। इसीलिए HRC फ्यूजेस को रिवायरेबल फ्यूजेस के ऊपर हमेशा कंसीडर किया जाता है। इसका एडवांटेज भी है कि ये रिवायरेबल फ्यूज के ऊपर इसको यूज करते हैं, तो हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन वी कैन गेट थ्रू HRC फ्यूज। नो एजिंग इफेक्ट, समय के साथ साथ रिवायरेबल फ्यूज में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। उसका जो वायर है वो कमजोर पड़ जाता है, बिना किसी रीजन के भी वो कभी कभी मेल्ट हो जाता है। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम HRC फ्यूज में आपको नहीं मिलेगा, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। दैट मीन्स all of the above is the correct one.
HRC fuse provide best protection against overload, reverse current, open circuit and short circuit. तो HRC फ्यूज सबसे बेटर जो प्रोटेक्शन देता है वो शॉर्ट सर्किट कंडीशन के उसमें देता है। शॉर्ट सर्किट में जब आपका हाई करंट एकदम से ऑल ऑफ ए सडन बहुत ज्यादा हाई करंट आपका पास होगा शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, तो उन कंडीशंस में बेस्ट प्रोटेक्शन HRC फ्यूज देता है। A fuse performs only detection, only interruption, both A and B, none of the above. तो जो फ्यूज का काम है क्या वो डिटेक्ट करना भी है और इंटरप्ट करना भी है या कोई एक काम है? तो फ्यूज जो क्या करता है, फ्यूज आपका डिटेक्ट भी करता है कि हाँ कुछ गड़बड़ हुई है और इंटरप्ट भी करता है, उसको आइसोलेट भी करता है। तो ये दोनों के दोनों टास्क फ्यूज से किए जाते हैं। तो बोथ ए एंड बी इज डन थ्रू द फ्यूज। जबकि सर्किट ब्रेकर की अगर बात करें, अगर ये क्वेश्चन सर्किट ब्रेकर का होता तो सर्किट ब्रेकर डिटेक्शन का काम नहीं करता, दैट इज डन ओनली इंटरप्शन, और वहां डिटेक्शन जो है वो रिले के थ्रू होता है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी होंगी। A fuse element should have melting point high, low, same, none of the above. फ्यूज एलिमेंट का अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो उस कंडीशन में आपका फ्यूज मेल्ट ही नहीं होगा, ऑपरेट ही नहीं करेगा। तो नेचुरली आपका जो फ्यूज एलिमेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होना चाहिए। नेक्स्ट इज अ फ्यूज मेल्ट्स व्हेन द फर्स्ट पीक ऑफ फॉल्ट करंट इज रीच्ड। जब फॉल्ट करंट का पहला पीक आएगा उसके पहले क्या फ्यूज मेल्ट हो चुका होगा, क्या उसके बाद होगा, क्या उस समय पे होगा? तो बेसिकली मान लीजिए ये पीक आ रहा है किसी भी फॉल्ट करंट का, तो इस पीक का मतलब है बहुत ज्यादा हाई करंट। मतलब अगर आपका फ्यूज इतनी वैल्यू तक सस्टेन कर गया, दैट मींस कि दिस मच करंट विल गो थ्रू द सर्किट, एंटायर सर्किट, व्हिच इज अल्टीमेटली गोइंग टू डैमेज द एंटायर सर्किट। दैट मींस कि आपका जो फ्यूज है इस पीक से पहले ही ऑपरेट हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नहीं होना चाहिए, उसके पहले नहीं होना चाहिए। तो बिफोर इज द राइट वन। The contact resistance of a manually operated switch is, contact resistance तो हमेशा जीरो ही होना चाहिए या बहुत ज्यादा कम लो होना चाहिए, क्योंकि contact resistance अगर ज्यादा होगा तो वहां पर लॉसेस आपके होंगे, अननेसेसरी हीटिंग आपकी होगी। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जीरो रेजिस्टेंस तो हो नहीं सकता, इसीलिए हमारा जो आंसर है वो वेरी लो हम चूज करेंगे। जीरो आंसर हो सकता था लेकिन इट कैन बी ओनली इन आइडियल कंडीशंस, प्रैक्टिकली तो जीरो रेजिस्टेंस होता ही नहीं है। A switch should have high insulation resistance, low insulation resistance, insulation resistance equal to the contact resistance, none of the above. इंसुलेशन रेजिस्टेंस और कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस में तो जमीन आसमान का अंतर है। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मतलब जिसके थ्रू, जिन कॉन्टैक्ट के थ्रू आपका करंट फ्लो होगा वहां का रेजिस्टेंस तो होना ही नहीं चाहिए, सो ये तो बहुत लो होना चाहिए। जबकि इंसुलेशन रेजिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी हाई, क्योंकि जब आप स्विच को टच करोगे तो आपको करंट फील नहीं होना चाहिए। दैट मींस कि उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस हाई होना जरूरी है ताकि वो हाई करंट्स के केस में आपको प्रोटेक्शन दे सके, इंसुलेट कर सके। The fuse blows off by arcing, burning, melting, none of the above. तो जो फ्यूज है अगर अच्छे से ऑपरेट कर रहा है तो मेल्ट होके ही वो एक्ट करेगा। बर्निंग और आर्किंग की कंडीशंस भी हो सकते हैं लेकिन ये नॉर्मल कंडीशंस नहीं होंगे, ये सीवियर कंडीशंस होंगे जब बहुत ही ज्यादा सीवियर इफेक्ट करंट, वोल्टेज का, पावर का आपके सिस्टम पे पड़ेगा। तो वहां बर्निंग भी हो सकती है, आर्किंग भी हो सकती है, लेकिन इन सबको बचाने के लिए ही बेसिकली हम फ्यूज का यूज कर रहे हैं कि ये सब ना हो, इसलिए मेल्ट होके वो इन सबको प्रोटेक्ट, इन सब से हमें बचा लेगा। The material best suited for manufacturing of fuse wire is silver, copper, aluminium और zinc. तो जो बेस्ट मटेरियल है फ्यूज वायर के लिए वो सिल्वर होगा, क्योंकि एक तो सिल्वर मटेरियल काफी ज्यादा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत आसानी से मेल्ट हो सकता है, राइट, एज कंपेयर टू दीज टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। ऑल्दो ये सारे के सारे लो रेजिस्टिव मटेरियल्स हैं, लेकिन इन तीनों का कंपेयर करें तो सिल्वर इज द बेस्ट मटेरियल जो एज ए फ्यूज वायर हम यूज कर सकते हैं, जो ऑपरेट कर सकता है अच्छे से, आसानी से वहां पर काम कर सकता है। दैट इज द आंसर, सिल्वर। A fuse is provided in an electric circuit for safeguarding the insulation against. Okay, a fuse is provided in an electric circuit for, first option is safeguarding the installation against heavy current, reducing the current flowing in the circuit, reducing the power consumption, or all of the above.
तो जो फ्यूज है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्या इससे पावर कंजम्पशन कम हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि जो आपका सर्किट काम करेगा वहां फ्यूज तो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है, उसका पावर कंजम्पशन को घटाने बढ़ाने का कोई रोल ही नहीं है। रिड्यूसिंग द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, ये भी नहीं करेगा, करंट को बिल्कुल भी कम नहीं करेगा नॉर्मल कंडीशंस में। सेफगार्डिंग द इंस्टॉलेशन अगेंस्ट हैवी करंट्स, ये सही है, इंस्टॉलेशन को सेव करता है अगेंस्ट द हैवी करंट्स, दैट इज व्हाई द आंसर इज करेक्ट। A fuse is normally a power limiting device, current limiting device, voltage limiting device, power factor correcting device। तो लास्ट वन तो काट ही देंगे हम बिल्कुल आंख बंद करके। पावर लिमिटिंग डिवाइस, अभी हमने कहा कि पावर का किसी भी तरह से फ्यूज का कोई लिमिटेशन या कोई घटाने बढ़ाने का कोई रोल नहीं है। वोल्टेज लिमिटिंग डिवाइस, ये सीरीज में कनेक्ट होता है, इसका वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है, कॉन्टेक्ट हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, तो वहां वोल्टेज का भी रोल नहीं है। तो बचता है करंट लिमिटिंग डिवाइस, जो कि आपको फ्यूज प्रोवाइड करता है करंट को लिमिट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लूइड यूज्ड इन सर्किट ब्रेकर शुड बी ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड थर्मल स्टेबिलिटी, नॉन इनफ्लेमेबिलिटी, arc extinguishing availability, all of the above। See, we are talking here about the circuit breakers। circuit breakers basically क्या होते हैं? सर्किट ब्रेकर जब ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेट करने के बाद जब उनके दो कॉन्टेक्ट्स रिलीज होंगे, सर्किट ब्रेकर्स एक तो बहुत ज्यादा हैवी करंट को ब्रेक करने के काम में आते हैं, कभी भी लो करंट के लिए तो हम सर्किट ब्रेकर यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हमारे पास फ्यूजेज हैं, एमसीबीज हैं। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट ए हैवी करंट, और जब हैवी करंट को दो कॉन्टेक्ट्स ब्रेक करेंगे, आपस में एक दूसरे से सेपरेट होंगे, तो आर्किंग होनी तय है, यानी कि उन दोनों के बीच का जो मीडियम है वो आयनाइज होके वहां से इलेक्ट्रॉन्स करंट्स का ट्रांसफर बनेगा और उससे आर्क बनेगा। उस आर्क को क्वेंच करना है, उस आर्क को ब्रेक करना है, राइट। तो वो कैपेसिटी सर्किट ब्रेकर में देने के लिए उसके अलग अलग मीडियम्स होते हैं, जैसे एयर सर्किट ब्रेकर्स एयर के थ्रू आर्क को क्वेंच करता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर वैक्यूम क्रिएट करके करता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर ऑयल के थ्रू करते हैं। तो जो मीडियम है उसमें से फ्लूइड की बात हो रही है, तो फ्लूइड में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो एक तो उसमें आर्क एक्सटिंग्विशिंग क्वालिटी होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आर्क एक्सटिंग्विश नहीं होगा, आर्क क्वेंच नहीं हुआ उसके थ्रू, तो फिर उस फ्लूइड का होने का कोई मतलब नहीं है। नॉन इन्फ्लेमेबिलिटी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आर्क प्रोड्यूस हो रहा है उससे उसी फ्लूइड में आग लग जाए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब वोल्टेज को बियर करने की कैपेसिटी हो, थर्मल स्टेबिलिटी हो हाई टेम्परेचर में। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज एक फ्लूइड में होनी चाहिए जो सर्किट ब्रेकर में यूज होता है। मींस ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, सो we have covered total 70 questions including this video and the first part of the module। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दो पार्ट्स में टोटल 70 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए, लर्न करते रहिए और आने वाले एग्जाम्स में बेस्ट ऑफ बेस्ट मार्क्स अटेन करें, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।